अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला अनुमान का एक और अनुमान लिए मोहम्मद अजहर हफीज़ हाजिर खिदमत है। इंतज़ार करना शायद मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम। मैं कोफत का शिकार भी हो जाता हूँ, परेशान भी हो जाता हूँ, कभी वॉक करने लग जाता हूँ, कभी कुछ काम, या मैं गाड़ी में बैठकर सो जाता हूँ। आज मेरे ज़हन में इसका एक हल आया जो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। मैं अब अपनी गाड़ी में बैठा हुआ आपके लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अपने ख़यालात आपसे शेयर कर सकूं कि हमें जो है अपने हर कीमत वक़्त को जो हम ज़ाया कर रहे हैं उसको हम बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गाड़ी में तस्बीह भी रखी हुई है इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए, साथ मैंने म्यूज़िक भी रखा हुआ है, साथ मैंने सूरह रहमान भी रखी हुई है, साथ मैंने नातें भी रखी हुई हैं। मैं मुख्तलिफ़ वक़्त में मुख्तलिफ़ तरह से अपने वक़्त को गुज़ारता हूँ जो मैंने पहले मैं ज़ाया करता था। अब मैंने सोचा कि जब मैं इंतज़ार के लिए बैठूँगा तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा ताकि हम उसमें बेहतर काम कर सकें। मैंने अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप अटेंड की जिसमें मुझे सिर्फ एक बात ही समझ आई, वो ये थी कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम या परेशान है तो आप उसका सर्वे करें, क्योंकि दुनिया में सॉल्यूशन जो है वो सर्वे से ही हासिल होता है। अब लोगों की राय जानें, लोगों से राय लें और उसकी बुनियाद पर उस प्रॉब्लम का सर्वे के ज़रिए सॉल्यूशन हल कर। मैं बहुत अरसा सोचता रहा ये पीएचडी और एमएस वाले ये सर्वे क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। एक तो झूठे सर्वे है जो सोशल मीडिया पे होते हैं, वो खुद ही कंप्यूटराइज रोबोटिक जो है वो सर्वे क्रिएट करते हैं लोगों पे इंप्रेशन देने के लिए, और दूसरी तरफ हम अपनी चीज़ों के हल के लिए हम उसका सर्वे कर सकते हैं। जैसे जब हम एनसीए में गए तो उन्होंने हमें वहाँ पे ह्यूमन इंजीनियरिंग, रहमानी साहब हमारे टीचर थे जो हमें ह्यूमन इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। हमें नहीं समझ आती थी ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन आज बीइंग ए डिज़ाइनर काम करते हुए जब 30 इयर्स हो गए हैं, क्योंकि 93 में मैंने पास किया, तो रियलाइज़ होता है जो रहमानी साहब की बातें थीं वो ज़िंदगी के बहुत कीमती काम था। जैसे जो बेड है इसकी हाइट क्या होगी 14 इंच, उसके ऊपर फिर गद्दा आ जाएगा 5-6 इंच का, तो जो हमारा घुटना बेंड करता है नॉर्मली ये कंफर्टेबली 14 इंच पे बेंड करता है। जो डाइनिंग चेयर है वो 19 इंच पे होती है, फिर उस पर गद्दी आ जाती है 1-1.5 इंच की और वो 20 इंच की हो जाती है या 21 इंच की होती है। हम उस पर थोड़ा अनकंफर्टेबल बैठते हैं। क्यों अनकंफर्टेबल बैठते हैं? डाइनिंग चेयर बनी होती है फॉर 20-30 मिनट्स बैठने के लिए। सोफ़ा 14 इंच पे आता है, हम उस पर बैठते हैं, हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें नींद भी आने लग जाती है और हम उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लतीफ़ भट्ट बड़े भाई हैं, बहुत बड़े कारीगर हैं सोफ़े के, पोशिश के। तो उन्होंने बताया, एक दफ़ा मैं शायद पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, कि दुनिया में 2 तरह के सोफ़े होते हैं, और एक होती है माँ की गोद की तरह का सोफ़ा और एक बाप की गोद की तरह का सोफ़ा। एक सोफ़ा जो आपको वेलकम करता है, बैठें और आप उस पे इतने कूज़ी हो जाते हैं कि आपको नींद आने लग जाती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बाप की तरह का सोफ़ा जिस पे आप बैठते हैं तो वो थोड़ी देर बाद चल उठ अपनी माँ को जा, चल उठ अपनी माँ को जा। तो हम उस तरह की सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। अब देखना ये है कि जो आप सोफ़ा बाई कर रहे हैं वो उस पर बैठने के बाद आप कंफर्टेबल हैं या आपने उठ के जाने को धक्के दे रहे हैं। ये दोनों सोफ़ों का पर्पस डिफरेंट है। कहीं पे आप ऐसा सोफ़ा लगाना चाहते हैं जहाँ पे लोग बैठे रहें, और कुछ जगहों पे आप लोगों को कुछ देर के लिए बिठाना है कि वो आकर बैठ जाएं और उठ के जाने का नाम ना लें, तो ऐसे सोफ़े से हमने गुरेज़ करना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं जब हम इंतज़ार करते हैं या किसी के लिए मुलाकात के लिए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे भी देखा, हमारे कुछ दोस्त हैं जो ज़मीन पे बैठते हैं। ठीक होगी बात, उन्हें अहादीस उनके पास है, उसके रेफरेंस हैं कि हदीस पे बैठना चाहिए। अलमाज साबिर साहब हमारे दोस्त हैं, एम्स इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं। उनका दफ्तर जो है ज़मीन पे है। मैं एक दो डॉक्यूमेंट्री करने गया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो हेडमिस्ट्रेस के कमरे में टेबल कुर्सी है उसके ऊपर बैठ के आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दें। बलूचिस्तान में नॉर्मली सारे नवाबगार हैं या लोगों के गरीब लोग भी सारों के बैठने का अच्छा कारपेट और साथ जो है तकिए और कुशन रख के उस ज़मीन पर बैठने का इंतजाम है। जो रेलवे स्टेशन के दरख्त फटे होते हैं या जो बेंच होते हैं वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जो गोल्डन रेलवे स्टेशन के बेंच हैं वो सबसे अच्छे इसलिए हैं कि उनके ऊपर छत है ताकि जो दरख्त हैं वो आपके बैठने का नजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। दरख्त के ऊपर बैठे परिंदे, सॉरी, तो वो जो है उनके ऊपर छत डली हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं। कल हमारी एक साथी हमारे जीएम पीटीवी होम न्यूज़ को कह रही थी कि अब लॉन में सोफे बेंच लगवाएं। हालांकि एक अदारे में जहां काम करने के लिए लोग आते हैं, अगर वो वहां बेंच लगवा दें तो सारी सर्दियां बहुत सारे मुलाजमीन उसका फ़ायदा उठाते हुए बेंच पर ही बैठ रहे हैं। तो उसका बेहतर तरीका क्या है कि उनके दफ्तरों में ही बेहतर काम किया जाए। मैं सरकारी ऑफिस को भी प्राइवेट ऑफिस की तरह कॉर्पोरेट लुक देना चाहता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी जो है तकलीफ़ात का सामना है, क्योंकि सब लोगों का ये कहना है कि दफ्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें बंदा आराम कर सके। ये मेरे लिए नई बात, मैं खुद भी सब बीमार आदमी हूँ, समटाइम सोफे पर लेट कर जाता हूँ जब थक जाता हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि वर्किंग आवर्स सारे जो है वो जाग कर बेहतर तौर पर बैठ के काम किया जा सके। इंतज़ार करना एक मुश्किल काम है। मतलब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने कब्रिस्तान में कब्र के साथ एक बेंच लगाया होता है या स्टूल बनाए होते हैं कि लोग जब दुआ के लिए आए तो आकर तशरीफ़ रखें और यहाँ बैठ के पढ़े। तो उन्होंने अच्छा खासा पार्क सा बनाया होता है कब्रिस्तान को, उसमें भी जा ग्रास लगाए थे, फ्लावर लगाए होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उस मौत को भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं। या वो मुग़ल बादशाहों के ख़ानदान से हैं जिन्होंने अपने कब्रों के लिए जो है बहुत बड़े बड़े मज़ारात बनाए हुए हैं, बाग बगीचे लगाए हुए हैं। हमारे दोस्त हैं बग्गा साहब भी अपने आप को मुग़ल फैमिली से कहते हैं, मुग़ल हवेली उनकी है बालाकोट में। उन्होंने वहाँ पे अपना एक मज़ार भी बनाया हुआ है जो अभी ज़िंदा है, और उसमें जगह रखी हुई है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मुझे यहाँ दफनाया जाए। अल्लाह ताला उनके लिए खैरियत रखे। अब वो वहाँ दुनिया में इंसान है जिन्हें ये पता है कि उन्हें मरना कहाँ पे है और उन्हें दफनाया कहाँ पे जाना है। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ पे पैदा होगा और कहाँ जाके फौत होगा। मैं फैसलाबाद से 25 किलोमीटर आगे 258 रेबे फराला में पैदा हुआ, और अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ फौत होऊंगा और कहाँ दफन होऊंगा, क्योंकि ये फ़ैसले मेरे रब के हैं। इसमें इंसानी अक्ल या अमल दखल काम नहीं कर सकता। तो आते हैं इंतज़ार की तरफ। इंतज़ार का मुझे तो आज एक नया सिलसिला समझ आया है कि जब मैं इंतज़ार करने बैठूं तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करूं या मैं वॉक करूं, ताकि मेरी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। मेरी शुगर सारा दिन कंट्रोल रहती है। रात को जिस दिन मैं कम सोता हूँ या बेचैन रहता हूँ उस दिन मेरी शुगर सुबह ज़्यादा हो जाती है। अभी इसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कैसे करनी। उम्मीद है जिस तरह मैंने बाकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह के फजल से मैनेज किया, ये भी एक आध दिन में मैनेज हो जाएगी, क्योंकि मेरी एक और सर्जरी की तैयारी है तो उसमें मेरी शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि PKLI वाले कब मुझे टाइम देते हैं और मैं नई ट्रीटमेंट के लिए उधर जा सकूँ। तो वो इतना मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है, एक आसान सा ऑपरेशन है हर्निया का जो 4-5 घंटे का है। उसके बाद मुझे कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला फिर हम वहाँ से व्लॉग पे वापस आ जाएंगे। फिर आपसे इस तरह ही रब्ता रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह ताला सब को इंतज़ार की जो बेचैनी है इससे बचाए, क्योंकि इंतज़ार करना एक मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम।